1971 में जो देश भारत की वजह से अस्तित्व में आया, वही अब सबसे बड़ा रणनीतिक संकट भारत के लिए बनकर के उभर रहा है। अगस्त 2024 से दोनों देशों के रिश्तों में जारी उथल-पुथल पिछले 4-5 दिनों से और ज्यादा बदतर हो गई है। विदेशी मामलों की संसदीय समिति ने भी यहां पर यह एक आगाह किया है कि भारत को अब यहां पर जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना चीजें हाथ से निकल जाएगी। बांग्लादेश किन वजहों से भारत के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है और उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को यहां पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे आज इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं उमाकांत टीडी पुरोहित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिटेल के अंदर बात करने वाला हूं कि किस चीज से क्या जो है वो यहां पर खतरा उभर करके आ रहा है बांग्लादेश भारत के लिए। इसमें दोस्तों सबसे पहले खतरा नंबर 1 की अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बांग्लादेश की जो है ये बहुत बुरी नजर यहां पर हमारे को देखने को मिल रही है। मार्च 2025 में दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस अपनी चीन यात्रा के दौरान कहते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं, समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका इकलौता रास्ता है। इसी दौरान दोस्तों दिसंबर 2025 में नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला ये कहते हैं अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सेवन सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। और बीते दिनों जिस एंटी इंडिया लीडर उस्मान हादी की मौत के बाद में बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन बढ़े हैं, कुछ घंटे पहले उसने भी सोशल मीडिया पोस्ट में नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। दोस्तों भारत अब यहां पर इन टिप्पणियों को हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को बाकी देशों से जोड़ने वाला यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसके बारे में लगातार से बात कर रहे हैं, ये सिर्फ 40 किलोमीटर लंबा और 22 से 30 किलोमीटर ही चौड़ा है। इसे हम चिकन स्नैक भी कहते हैं। राइट दोस्तों। दोस्तों इसके एक तरफ में नेपाल है तो दूसरी तरफ में बांग्लादेश। इस चिकन स्नैक से चाइना सिर्फ 200 किलोमीटर की ही दूरी पर है। पिछले 54 साल जब से बांग्लादेश आजाद हुआ साल 1971 के अंदर, तब से सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए भारत बिल्कुल यहां पर आश्वस्त था, लेकिन अब ये यहां पर चिंता का सबब बनता जा रहा है। ये जो सेवन सिस्टर्स की यहां पर लगातार से जो बांग्लादेश के जो लीडर्स बात करते आ रहे हैं, ये सेवन सिस्टर्स दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा ये है। और ये बिल्कुल देखिए बांग्लादेश के ठीक पास में ही आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर बांग्लादेश का जो लाल मोनिरहाट एयरबेस है, जो कि इस स्थान के ऊपर स्थित है, यहां से सिर्फ और सिर्फ 135 किलोमीटर की ही दूरी पर है। वहीं पर त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय की सीमा भी दोस्तों आप यहां पर इस मैप के द्वारा देख सकते हैं कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा है यहां पर। वहीं पर अगर मैं यहां पर खतरा नंबर 2 की बात करता हूं तो बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ में तीसरा मोर्चा अब यहां पर खोलने की बात की है। दोस्तों अब तक साल 1948, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ में हुई 3 जंग में भारत को पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से हमलों का डर जो है वो बना हुआ था। तब चीन भी तीसरा मोर्चा होता, जिससे 1962 में भारत मात खा चुका था। पर 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई और पूर्वी सीमा से हमले की चिंता जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। चीन की जगह अब भारत को यहां पर 2 मोर्चों के लिए ही तैयार रहना पड़ता। पर दोस्तों अब 64 साल बाद बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट और चीन पाकिस्तान से नजदीकी के चलते ये तीसरा मोर्चा अब फिर से एक्टिव हो गया है। अब जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके अंदर लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स।
दोस्तों, अब भारत को अपनी सारी सैन्य तैयारियां 3 मोर्चों पर फोकस करते हुए अब यहां पर करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहां पर अगर मैं 3 देशों के मुकाबले भारतीय सैन्य ताकत की अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल रैंकिंग के अंदर चीन तीसरे नंबर पर आता है, भारत चौथे नंबर पर आता है, पाकिस्तान 12वें नंबर पर और बांग्लादेश 35वें नंबर पर। एक्टिव फोर्स की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो भारत की 14.6 लाख की एक्टिव फोर्स है, वहीं पर चीन की 20.4 लाख की एक्टिव फोर्स है, पाकिस्तान की 6.5 लाख की एक्टिव फोर्स है और बांग्लादेश की 1.6 लाख। अगर इनको मिला दिया जाए तो 20 6 26 और 1 27, ये दोस्तों 29 लाख के आसपास में बैठती है और ये भारत की जो वर्तमान में एक्टिव फोर्स की संख्या है, इसका दुगने से भी थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है। दोस्तों, अगर मैं एयरक्राफ्ट्स की बात करता हूं, तो भारत के पास में 2230 के पास आसपास में एयरक्राफ्ट्स है, चाइना के पास में 3300 के आसपास में एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान के पास में 1300 के आसपास में और बांग्लादेश के पास में 214। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों, भारत का डिफेंस बजट जो है वो 75 बिलियन का है, वहीं पर चाइना का डिफेंस बजट यहां पर 267 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का है, पाकिस्तान का डिफेंस बजट यहां पर 9 बिलियन यूएस डॉलर्स का है और बांग्लादेश का डिफेंस बजट 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास का है। नेवल फ्लीट की बात करता हूं, तो भारत के पास में 293 जो है यहां पर नेवल फ्लीट में जहाज है, चाइना के पास में 754, पाकिस्तान के बाद में 121 और बांग्लादेश के पास में 118। मतलब अगर ये तीनों मिलकर के यहां पर आ जाते हैं, तो वाकई में भारत के लिए एक विचारणीय बिंदु यहां पर ये हो सकता है। ये सारे के सारा डेटा के लिए मैं यहां पर क्रेडिट देता हूं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स का, जिनसे ही मैंने यहां पर इन डेटास को लिया है। दोस्तों, तीसरा खतरा जो कि यहां पर सबसे बड़ा खतरा हमारे को देखने को मिल रहा है, यह है दोस्तों बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथियों को हद से ज्यादा अब बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा के जो सीनियर कमांडर है सैफुल्लाह सैफ, इन्होंने हाल ही में यह एक दावा किया है कि हाफिज सईद, जो कि भारत में हमलों का मास्टरमाइंड है, यह हाफिज सईद खाली नहीं बैठा है, वो बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यहां पर एक रिसर्च स्कॉलर जो कि इंटरनेशनल स्टडीज में रिसर्च करते हैं, वो लिखते हैं कि बांग्लादेश की जो नई रिजीम आई है, ये सिस्टमैटिक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। काउंटर टेररिज्म एजेंसियों को अब दूसरे कामों में लगाया जा रहा है और उनकी पावर यहां पर छीन ली गई है। और तो और दोस्तों, जिन आतंकियों को उम्र कैद या फिर मौत की सजा मिली थी, उनको अब बेल दी जा रही है। यहां पर अब सिक्योरिटी एजेंसीज जो बांग्लादेश की है, उनको भी यह लग रहा है कि सरकार के कुछ लोग किसी ना किसी मकसद से ही ऐसा कर रहा है और यहां पर डायरेक्टली समझिए चाहे इनडायरेक्टली समझिए, पाकिस्तान का यहां पर डायरेक्ट हाथ हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान की आर्मी के साथ में मिलकर के कई हत्याएं करने वाली जमात ए इस्लामी मार्च 2026 में होने वाले चुनाव में उतरने की यहां पर तैयारी कर रही है। आवामी लीग की लीडर और पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि वर्तमान में भारत में शरण लिए हुए हैं, इनके पुत्र सजीब वाजेद जॉय का कहना है कि बांग्लादेश में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को अब शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अलकायदा के कमांडर यहां पर एक्टिव है और लश्कर के सरगना यहां पर भाषण दे रहे हैं, भीड़ को बरगलाने का काम लगातार से जारी है। बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी पार्टी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और आतंकी संगठन अल कायदा से डायरेक्ट संबंध कई बार सामने आ चुके हैं। दोस्तों, चौथा खतरा यहां पर हमारे को दिखाई दे रहा है, बांग्लादेशी पोर्ट्स एयरबेस पर चाइना का लगातार से कंट्रोल होता जा रहा है। भारतीय सीमा के पास में बांग्लादेश के कई सारे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स और एयरबेस पर अब चाइना का कंट्रोल दिखाई दे रहा है। इसके अंदर सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं इस नक्शे के अंदर, तो आपको यहां पर ऊपर दिखाई देगा लाल मोनिरहाट एयरबेस। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के इस एयरबेस को फिर से शुरू करने के लिए चीन बांग्लादेश की यहां पर मदद कर रहा है और गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि यह भारत से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की ही दूरी पर है।
दोस्तों इसके बाद में यहां पर अगर मैं बात करता हूं मोंगला पोर्ट की, तो मार्च 2025 में हुई एक डील के मुताबिक चाइना मोंगला पोर्ट के विकास के लिए $370 मिलियन यानी करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। और इस नक्शे के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कोलकाता से इस पोर्ट की दूरी महज 158 किलोमीटर ही है। वहीं पर चट्टोग्राम पोर्ट या फिर चटगांव पोर्ट जो है त्रिपुरा से इसकी दूरी सिर्फ 72 किलोमीटर की है। सिर्फ 72 किलोमीटर दूर इस पोर्ट से भारत नॉर्थ ईस्ट में गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है और चाइना यहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। चाइना यहां पर अपना सबमरीन बेस, रिसर्च वेसल और सर्विलांस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके बैठा हुआ है। दोस्तों और तो और 2019 से लेकर के 2023 तक बांग्लादेश ने अपने 72%, जी हां आपने सही सुना, 72% हथियार अपने चीन से खरीदे हैं। पाकिस्तान के बाद में चीन अपने सबसे ज्यादा हथियार अगर किसी देश को बेचता है तो वो बांग्लादेश को ही बेचता है। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के जो कर्ता धर्ता है मिस्टर मोहम्मद यूनुस, ये इसी साल चाइना से 2.2 बिलियन यूएस डॉलर के 30 J-10 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा भी यहां पर जता चुके हैं। और ये वही J-10 फाइटर जेट है जिसके परखच से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिए थे। कैसे उड़ाए? पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा था और बुरी तरीके से इसे नेस्तनाबूद यहां पर किया गया था। साथ ही साथ में दोस्तों अगर मैं अगले खतरे की बात करता हूं, खतरा नंबर 5, तो धर्म के नाम पर पक्का दोस्त यहां पर पाकिस्तान जो है वो अब बांग्लादेश का यहां पर बना हुआ है। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, कोई अलग देश नहीं था। जो मेरे जैन जी के दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, तब इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन सत्ता का केंद्र हमेशा ये पश्चिमी पाकिस्तान ही बना हुआ था। 55% पॉपुलेशन ये आज का जो बांग्लादेश है, जो उस समय पर पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, यहां पर थी। पर बजट का सिर्फ इनको 20% ही दिया जाता था। 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में हुई जो जंग थी, इसमें पाकिस्तान की हार से एक नया देश बना और इस देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। शुरुआत से ही यह देश भारत के पाले में रहा क्योंकि भारत ने ही इसको आजादी दिलाई थी। लेकिन अगस्त 2024 में जब सत्ता में परिवर्तन हुआ और वहां पर चुनी गई सरकार की मुखिया शेख हसीना को हिंसा के द्वारा वहां से भगाया गया, तब शेख हसीना ने आकर के भारत में आकर के शरण ली। ये शेख हसीना जो है, जो बांग्लादेश का जो सबसे बड़े लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, जो जिनका प्रमुख योगदान था बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में, उनकी ही सुपुत्री है। उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान को 1975 के अंदर कट्टरपंथियों के द्वारा पूरे के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया गया था। इस समय पर शेख हसीना बच गई थी और बाद में वापस ये बांग्लादेश के अंदर जो है वो एंटर करती है। और अगस्त 2024 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, शेख हसीना को वहां से हटाया गया। इसके बाद से बांग्लादेश लगातार से पाकिस्तान के करीब जाता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसके बारे में अगर मैं और बात करता हूं तो एक साल में इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ मिस्टर मोहम्मद यूनिस 2 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं। गलबैयां रुकने का इनका नाम नहीं ले रही है यहां पर। वहीं पर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से इनकी एक बार मुलाकात हुई है। बांग्लादेश की सेना के अधिकारी और नेता लगातार से पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर और इसके साथ में और भी जो बड़े बड़े यहां के जो ऑफिसर्स हैं, इनसे और इनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे लगातार से मीटिंग्स कर रहे हैं। दोस्तों 1971 की जंग के बाद में नवंबर में पहली बार पाकिस्तान का युद्धपोत पीएनएस सैफ चटगांव पोर्ट पहुंचा। ये वही चटगांव पोर्ट है जहां से त्रिपुरा सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। बांग्लादेश की वजह से अब पाकिस्तान और चीन के युद्धपोत आसानी से भारतीय सीमा की यहां पर निगरानी कर सकते हैं और ये भारत के लिए वाकई में एक बड़ा चिंतनीय विषय है।
दोनों देश दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश अब रक्षा साझेदारी बढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, साथ में हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान की पहुंच भारत की पूर्वी सीमा तक और होने के आसार है। अभी तक तो सिर्फ पश्चिमी सीमा तक ही सिमेटा रखा है इसे। दोस्तों, खतरा नंबर 6 की मैं यहां पर बात करता हूं तो भारत में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ लगातार से जारी है। भारत बांग्लादेश की सीमा का अभी भी करीब 25% हिस्सा जो है वो नदी क्षेत्र में है। अब चूंकि रिवर राइन एरिया है, नदी क्षेत्र है, तो यहां पर फेंसिंग जो इस तरीके से यहां पर है, ऐसी फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती है, और इसकी वजह से नदी पार करके अवैध प्रवासी आसानी से भारत में घुस जाते हैं। इनकी शक्लें भारतीयों जैसी होती है, भारतीयों जैसे ही दिखाई देते हैं। भारत में कई सारे रिश्तेदार भी रहते हैं, और इस वजह से यहां पर इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं और बात करूं तो भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब करीब 164 गांव आते हैं, 164 गांव आते हैं। इनमें से कई गांव यहां पर ऐसे हैं जिनके संसाधन दोनों देशों के लोग साझा तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहां पर बॉर्डर पोस्ट बनाना या फिर 24 घंटे पेट्रोलिंग कर पाना मुमकिन नहीं है। इन अवैध प्रवासियों का कोई सटीक डेटा भी हमारे पास में नहीं है। कई सारे अनुमानों के हिसाब से इनकी संख्या भारत के अंदर 12 लाख से लेकर के 25 लाख तक हो सकती है, और इनकी वजह से देश की जो असल आबादी है, इनको जरूरी संसाधन नहीं मिल पाते हैं। जनगणना इससे प्रभावित होती है, और सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए कुछ भी करें यहां से वापस से भाग करके चले जाएंगे। इसके बारे में आसाम के चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि वार वहां पर करो जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होता है, उन्हें अपने मेजबान के पास में वापस भेज दो। यह अभियान बिना रुके हमारे को जारी रखना चाहिए। इसके बारे में दोस्तों, अब बात यह उठकर के आती है कि जब इतने खतरे हैं, इतने सारे खतरे बता दिए गए हैं, तो फिर इनको काउंटर करने के लिए भारत कुछ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इसको लेकर के कुछ कर नहीं रही है। बांग्लादेश में सत्ता बदलने के साथ बाद से ही भारत जो है वो यहां पर समझ गया था कि उसके लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, अब जीवन पहले जितना आसान नहीं रहने वाला है। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए, जिससे भारत की जो सुरक्षा है इसे और ज्यादा मजबूत किया जा सके। इसमें सबसे पहला कदम यहां पर उठाया गया, 3 नई गैरिसन की यहां पर तैनाती की गई। दोस्तों, नवंबर में ही बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए धुबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लचित बोरफुकान मिलिट्री स्टेशन की नींव रख दी गई है। अब ऐसे ही बिहार का किशनगंज और पश्चिम बंगाल का छोपरा में भी भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास में 2 नए फॉरवर्ड बेस भी यहां पर अब बनाए गए हैं। ये दोस्तों, ये गौर करिएगा इस बात को कि ये तीनों लोकेशन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसके बारे में मैंने आपको बताया 22 किलोमीटर ही जिसकी चौड़ाई है, इसके आसपास में ही ये 3 देश जो हैं इनको बनाया गया है। इससे बांग्लादेश से अगर आने वाला कोई भी संभावित खतरा हो तो इसको रोका जा सके। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इसको लेकर के कुछ कर नहीं रही है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और इसके आसपास में ही ये जो तीनों हैं, इनको तीनों ही जो बेस हैं इनको यहां पर बनाया गया है। राइट दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं और बात करता हूं तो बॉर्डर के ऊपर निगरानी अब पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है। भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा है, और इसके जैसा कि हमने अभी बात की, कई सारे इलाकों में अभी भी फेंसिंग नहीं है। दिसंबर 2024 में ही पश्चिम बंगाल बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सर्विलेंस लगातार से बढ़ा दिया गया है, और ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया है। और तो और जो मेघालय का बॉर्डर है, मेघालय के बॉर्डर के अंदर भी बीएसएफ के जवानों को अब यूनिफॉर्म के साथ में जो बॉडी कैमरास पहने जाते हैं वो दिए गए हैं, जो रात में भी अब सर्विलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ में अवैध प्रवासी जो थे इनकी भी लगातार से वापसी करवाई जा रही है। तो अभी एसआईआर स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन जो किया गया है,
चुनाव आयोग के द्वारा। इसके बाद से भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर जो अवैध प्रवासी यहां पर रह रहे थे बांग्लादेशी, उनकी भीड़ लग चुकी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत सरकार ने नई रिजीम से संभावित खतरे को आंकते हुए अवैध प्रवासियों को यहां से जल्दी निकालने के आदेश जो है वो जारी कर दिए थे। और अगस्त 2025 तक ऐसे करीब 2500 लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जा चुका है। इसके अलावा इसी साल जुलाई 2025 तक अवैध रूप से भारत आने की कोशिश कर रहे करीब करीब 3500 के आसपास में बांग्लादेशियों को रोक करके वापस भेज दिया गया है कि जाइए अपने देश में ही रहिए, यहां पर आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल यहां पर एक और उठ करके आता है दोस्तों कि आखिरकार बांग्लादेश का मुकाबला करने के लिए भारत कर क्या सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश को भारत को कैसे निपटना चाहिए, इसके लिए जो है कई सारे एक्सपर्ट्स का और डिप्लोमेट्स का यह कहना है कि बांग्लादेश में स्थिरता लाने की सबसे पहले भारत को यहां पर कोशिश करनी चाहिए। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बांग्लादेश में स्थिरता लाए। वहां पर चुनाव होने वाले हैं और इसमें चाहे बांग्लादेश की नेशनल पार्टी जीते या फिर जमात इस्लामी, जरूरी यहां पर यह है कि बांग्लादेश में स्टेबलाइजेशन आए, चुनी हुई सरकार आए। जब चुनी हुई सरकार होती है तो उससे बात करना वो थोड़ा सा आसान रहता है। जरूरी है वहां पर अब स्थिरता लाई जाए और इसके लिए भारत को यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए कि क्यों नहीं यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। दूसरा बड़ा जो है भारत यहां पर काम कर सकता है वो है कि बातचीत से रिश्ते बेहतर किए जा सकते हैं। देखिए, जब भी दो देश लड़ते हैं चाहे कुछ भी होता है तो टेबल टॉक से ही मुद्दे सुलझते हैं। तो भारत को भी यहां पर प्रयास करना चाहिए कि बातचीत से रिश्तों को बेहतर किया जा सके। भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्ते अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, इतनी कोई बात बिगड़ी नहीं है। इन्हें अभी भी बातचीत और इंटरनेशनल प्रेशर से सुलझाया जा सकता है। के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के कई सारे पड़ोसियों को लगता है कि भारत उन पर अपनी दादागिरी रखता है। भारत को जरूरत है कि वो इसको क्लैरिफाई करे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी आप जो है वो हमारे ही भाई हैं, हमारे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। भारत को यहां पर बहुत जरूरी है कि इस सोच को अब दूर करे। साथ ही साथ में दोस्तों, भय बिन होई न प्रीति, बड़े एक्शन के लिए भी भारत सरकार को यहां पर तैयार रहना चाहिए। अभी तो भारत को बातचीत से समस्या सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर 1971 की तरह, जैसा कि उस समय भारत में रिफ्यूजी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर सख्त से सख्त कदम उठाने को भी भारत को यहां पर तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने की और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा सर्विलेंस करने की जरूरत है, और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे कि बांग्लादेश से आने वाला कोई भी कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति भारत के ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाए। साथ ही साथ में दोस्तों, कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि बांग्लादेश भारत के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के पास में इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, खुद के वांदे पड़ रहे हैं, रोटियां नहीं मिल रही है, रोटियों का आटा नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है उनके पास में कि वो ज्यादा दिनों तक बांग्लादेश पर अपना इफेक्ट बना करके रख सके। आखिरकार यहां पर बांग्लादेश को भी यह चीज समझने की जरूरत है कि इसका फायदा भारत से यहां पर दोस्ती रखने में ही है। ज्यादा हवाबाजी की तो लपेट दिए जाओगे, और ज्यादा कोई आनी जानी इसमें है नहीं वैसे। नहीं दोस्तों, अब सवाल यह उठकर के आता है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान से भी बड़ी समस्या बनकर के निकल रहा है। तो दोस्तों, यहां पर भारत के विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश के बीच में हालात अभी तक भी पूरे के पूरे निराशाजनक नहीं हुए। बांग्लादेश के साथ में हमारी पाकिस्तान जैसी स्थिति अभी तक नहीं आई है, जहां पर जो हमारे मतभेद है इसको सुधारना इम्पॉसिबल है। इसके पीछे तीन कारण मैं यहां पर बताता हूं, जो कि विदेशी मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। सबसे पहला कारण है बांग्लादेश की पहचान केवल धार्मिक तौर पर नहीं है, बल्कि यहां की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान भी है। बांग्लादेश में दोस्तों, हालांकि जब से आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक पूर्णतः इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रही है, और अगर रही भी है तो
इसको जो है वो इसी तरीके से चलाया गया है कि ऑटोक्रेसी दिखती है। जब भी कोई सरकार चुनकर के आई है तो अपनी ऑपोजिशन को उन्होंने एकदम लपेट दिया है, पर फिर भी यहां पर सेमो डेमोक्रेटिक राजनीति है। जनता की चुनी हुई सरकार यहां पर आती है। अभी तक यहां पर आर्मी का ज्यादा जो है वो पंचायती नहीं दिखती है। तीसरी वजह यहां पर जो है ये है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है ये पाकिस्तान की आर्मी जैसी नहीं। बांग्लादेश की आर्मी अपने लोगों के खिलाफ में हथियार उठाने से लगातार मना कर रही है। दोस्तों, यहां पर जो है एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ना पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, और वो ही बांग्लादेश का कंट्रोल चाहते हैं, वहां पर अपने अधिकारियों को भेज रहे हैं। और ये भारत के लिए वाकई में एक खतरनाक स्थिति है। पाकिस्तान में लंबे समय तक जो है रहे भारत के एक पूर्व डिप्लोमेट का तो यह भी कहना है कि बॉर्डर के पार से आने वाला कोई भी संकट हो वो बड़ा ही होता है। पाकिस्तान हमारा एक परिचित संकट है, लेकिन बांग्लादेश कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है ये अभी भारत ने अनुभव नहीं किया है। अगर इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो बांग्लादेश भी भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक यहां पर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो है वो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जैसे पहले थे वैसे ही जो है वो सामान्य हो जाए, और कोई जो है वो भारत के लिए जो है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट नहीं हो। और वैसे अगर होगी तो हमारे भारत की सरकार, हम सभी भारत के नागरिक और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इसका माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जो है वो जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और इसे अपने सभी जान पहचान वाले सभी देशभक्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी एक और सेशन के अंदर। तब तक बने रहिए दिन भर लिंकिंग लॉज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं उमाकांत टीटी पुरोहित। मिलता हूं आप सभी से किसी ऐसे ही एक और वीडियो के अंदर। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।